ओके, सबको दिखाई दे रहा है? कृपा करके मुझे बताएं एक बारी। स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? यस मैम, यस मैम, यस मैम। मेरी आवाज क्या ठीक से आ रही है सभी लोगों को? जी मैम। ओके जी मैम। ओके। तो हमने कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू बहुत अच्छे से कर लिया था। तो आज हम आते हैं मस्कुलर टिश्यू के ऊपर। तो मस्कुलर टिश्यू जो हमारे शरीर में जो पेशियां जो हैं, ये कोशिकाएं उसके अंदर जो प्रेजेंट होती है, जो हमारे पेशियों के जो कोशिकाएं होती हैं, वो सब मिलके हमारे ऊतक बनाती हैं। किसको? हमारे मस्कुलर टिश्यू को, ठीक है ना। और इनके अंदर जो अपनी अपनी खूबी होती है, जिससे कि पूर्ण रूप से जो है कार्य करती है। तो जो हमारे मस्कुलर टिश्यू होते हैं, इनके पास एक तरह की पावर है जो कि गति प्रदान करती है हमारे शरीर में विभिन्न विभिन्न जगहों पर। तो बहुत सारे जो हमारी एक पेशी है, बहुत सारे हमारे सेल से मिलकर बनी होती है। और जो मसल सेल्स थोड़े से लंबाई नुमा होते हैं, या बेलन आकार में हम कह लेंगे, जिनके टिप्स थोड़े से पॉइंटेड होती है, बीच में से चौड़ी होती हैं। और हर एक मसल उसमें हमारे यहाँ पर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सेल्स हमारे जो होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर थोड़े लंबाई में होते हैं, तो बंडल के रूप में हमारे ये जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको मसल फाइबर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये थोड़े से मसल सेल हमारे लंबाई में होते हैं, बेलनानु का आकार में। तो इसलिए इनको मसल फाइबर्स भी कहा जाते हैं। अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग काम होता है, ठीक है ना। और कॉन्ट्रैक्शन सबसे मुख्य रूप से इनका काम है, कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन। मतलब ये जो है फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, छोटी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, या चौड़ी हो जाती हैं, ठीक है ना। और हम अगर देखेंगे तो आप देख रहे हो कि इस पिक्चर में हमें जो है मसल्स का जो दिखाई दे रहा है, मसल्स हमारे शरीर में जो लगभग हमारे वजन के आकार के 40 से 50% का हमारा टोटल बॉडी वेट जो होता है, उसका ये इनका वेट होता है, खाली मसल्स का ही, ठीक है। और इनके अंदर वही मिक्स होता है, हमारी नर्व्स भी होती हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज, ब्लड वेसल्स वगैरह भी इनकी एपिथेलियल टिश्यू से लाइनिंग भी होती है। और फैलने और सिकुड़ने का, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का इनका जो है कार्य होता है। तो इनका मेन फंक्शन जो होता है वो मूवमेंट, मतलब गति को प्रदान करती हैं, और हमारे शरीर में जो पोस्चर को मेंटेन करती हैं, ठीक है। अगर हम लेटे हुए भी हैं या खड़े हुए हैं, तो उस समय भी हमारी कोई ना कोई पेशी जो है काम कर रही है, तनी हुई है या सिकुड़ रही है, ताकि हम किसी अवस्था में पूर्ण रूप से रहें। कोई भी आसन करते हो तो वहां पर हमारी इन पेशियों का भी काम होता है। और साथ ही साथ इनमें जब जब ये कार्य करती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, तो उससे एक जो है ऊष्मा या गर्मी उत्पन्न होती है। तो ये इस तरह से हमारे शरीर में गर्माहट भी उत्पन्न करती है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी थोड़ा सा उस हिसाब से हो जाता है। और हम जो है अपने चेहरे पे विभिन्न प्रकार के जब हम आकृतियां बनाते हैं, वो इन्हीं की वजह से ही होता है। और जो रक्त को जो एक तरह से जो ये एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचते हैं, जो पंप जो होता है वो भी मसल्स का ही बना हुआ होता है, जो कि हमारा हृदय होता है, वो टोटल मांसपेशी का बना है। तो रक्त को जो है पंप करने में भी उनका काम है, हमारी श्वास लेने में, हमारे पाचन क्रिया में, क्योंकि सब जगह पे वहां पर भी हमारी मांसपेशियां प्रेजेंट होती हैं, तो जो ये कि विभिन्न कार्य को कराती हैं। तो मांसपेशियां जो होती हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं। ये जो हमारा पेशी ऊतक होता है, तो वो हम देखते हैं 3 प्रकार का, ठीक है। 3 प्रकार का जो होता है, पहले हम उसको कहते हैं स्केलेटल मसल्स, क्योंकि वो वाली पेशियां हमारी स्केलेटल मतलब हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए उनका नाम होता है स्केलेटल मसल। फिर हमारी होती है स्मूथ मसल।
स्मूथ मसल मतलब चिकनी मसल्स, ठीक है। हम आगे उनको विस्तार में पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। और तीसरे प्रकार की होती है हमारी हृदय पेशी, कार्डियक मसल्स, जो कि हमारे हृदय में ही पाई जाती हैं। तो ये 3 प्रकार की हमारी पेशियां होती हैं, जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे पूरे शरीर में। स्केलेटल मसल्स हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं। पेशियां जो हमारे अंदरूनी जो हमारे अंग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, ये उनके वहां पर उपस्थित होती हैं, जैसे कि हमारा जो है जठर है, हमारा यूट्रस है, हमारी आंतें हैं, हम है ना, अलग अलग हमारा जो ब्लैडर भी है, ये अलग अलग जगह पे प्रेजेंट रहती है। और हमारा 3rd नंबर की है हमारी कार्डियक। अब हम सबसे पहले देखेंगे अपने स्केलेटल मसल्स के बारे में। यहाँ तक तो आप समझे? किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो नहीं ना? मैम वेट कितना बताया था आपने? मस्कुलर 40 से 50, मतलब लगभग लगभग एक अंदाजन तौर पे बता रही हूँ कि हमारे शरीर का आधा वजन हमारी मसल्स का ही होता ही है, बाकी चीजों का नहीं इतना। अकेले मांसपेशी ही हमारे शरीर में इतना वजन बनाती हैं। ओके, थैंक यू। अब हम सबसे पहले करेंगे अपना स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल मैंने आपको बताया कि हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, हमारे, एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, कुछ नहीं, बच्चे ज्वाइन करना चाह रहे हैं ना, जी, मैं देख इसलिए। जी। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि सभी लोग थोड़ा सा समय से जुड़े, है ना, क्योंकि फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है समय से। और मैंने थोड़ा सा लेट ही करती हूँ मैं, बहुत टाइम दे देती हूँ आप लोगों को जुड़ने के लिए। तो मस्कुलर टिश्यू जो अब हमारा जो होता है, ये 3 प्रकार के में हम बात कर रहे हैं अब स्केलेटल मसल्स की। स्केलेटल मसल्स जो है हमारे, जो हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं, और ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, मतलब इन मांसपेशी को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो होती हैं, हम इन्हें अपनी इच्छा के अनुसार इनके अंदर जो है गति या मूवमेंट जो है कर सकते हैं। तो इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। और इनके अंदर स्ट्राइप्स प्रेजेंट होती हैं, रेखाएं प्रेजेंट होती हैं। आप जैसे देख रहे हो ना, एक हल्का, एक गहरी रेखा टाइप की बैंड्स इसमें दिख रहे होंगे। तो ये स्ट्रिप्स जो इसमें नजर आ रही हैं, जो लाइंस नजर आ रही हैं, इसकी वजह से उनको स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारी इच्छा के अनुसार ही चलती हैं। और ये देखो, ये सिलेंड्रिकल टाइप की होती है, ठीक है, लंबाई ज्यादा होती है इनकी, ये इस आकार की ज्यादा होती हैं। और आपस में इनके जो है बंडल्स में ये एक दूसरे के ऊपर जो है प्रेजेंट होती है, लंबाई में होती है। और इनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, जो मसल सेल इसके होते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो इनके न्यूक्लियस होते हैं, वो अब लंबाई में है तो ऐसे बीच में नहीं होते, कहीं भी बाहर की तरफ आप देख रहे हो इस पिक्चर के आधार पर, कि पेरिफ्री मतलब बाहर की तरफ ज्यादा होते हैं, बाउंड्री की तरफ ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारे ये जो प्रेजेंट हैं सेल्स, लंबे हो गए, लाइंस होती हैं, स्ट्राइटेड होते हैं, न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं। और शरीर में सबसे ज्यादा यही मसल्स फैली हुई हैं। टोटल मसल्स हमारे शरीर में जो लगभग लगभग ऐसे माना जाता है, स्केलेटल मसल्स खाली 600 से भी ज्यादा हैं, 600 के तकरीबन, ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में जो भी गति होती है, जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, वो इन्हीं के द्वारा होती है। जैसे मैं बोल रही हूँ, अभी आप बैठे हो, अगर कोई घंटी बजेगी, कोई खड़ा होके जाएगा, जब आप आसन करते हो, है ना, ये सारे कार्य जो होते हैं इन्हीं मसल्स के द्वारा ही होते हैं, जिनको हम अपनी मर्जी से चला देते हैं।
तो ये हमारे शरीर को पोस्चर मेंटेन करने में, हमारे शरीर को मूवमेंट में मदद करते हैं, और इनके भी द्वारा हमारे शरीर के अंदर एक गर्मी भी उत्पन्न होती है, हीट भी प्रोडक्ट होती है। ठीक है, तो ये हमारे इन वाले इसकी रूपरेखा हो गई। तो ये हड्डियों के साथ ही हमारी जुड़ी हुई होती है। ओके, आगे चलें। अब आगे की जो है हमारा, हाँ, इनके नाम जैसे दे रखे आपने ज्यादातर सुने होंगे, जो कि बाइसेप्स मसल्स होती हैं, ट्राइसेप्स हैं, ये हमारे हाथों में प्रेजेंट होती हैं। हैमस्ट्रिंग मसल है, हैमस्ट्रिंग कहाँ प्रेजेंट होती है? थाई में। थाई में कहाँ? थाई में कहाँ? पोस्टीरियर ऑफ द थाई, आगे की तरफ, पीछे की, आगे नहीं, पीछे की तरफ, पीछे। थाई के पिछले हिस्से में, जंघा के पिछले हिस्से में हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है। जब आप पश्चिमोत्तानासन करते हो, है ना, तो आप महसूस करेंगे जो आपके पैर जंघा के पीछे में आपको खिंचाव लगता है, वो आपकी हैमस्ट्रिंग मसल में खिंचाव हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट हो रही है और वो अकड़ी पड़ी हैं, सिकुड़ी पड़ी हैं। हम जब उनको एक्टिविटी में लाते हैं तब उनके अंदर हलचल पैदा होती है, तो जो वो खुलनी शुरू होती हैं धीरे धीरे, तो हम उनको उसकी मदद से वो जो हमारी जब मांसपेशियां खुलनी शुरू होती हैं, तो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के हम एक्टिविटीज या आसन या कोई भी मूवमेंट कर पाते हैं। अब है हमारी स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स जो हैं, इनको हम क्या कहते हैं? स्मूथ का मतलब हो गया एकदम, मतलब स्मूथ है, चिकनी है, इसमें वो जिगजैग लाइनें नहीं होती, जैसे कि उसके अंदर जेब्रा क्रॉसिंग वाली लाइनें सी थी। इनको चिकनी मांसपेशियां भी कहते हैं, या इनको हम कहते हैं नॉन स्ट्राइटेटेड। ठीक है, स्ट्राइटेटेड थी जिनमें लाइनें थी, नॉन स्ट्राइटेटेड थी ये थी। ये हमारी मर्जी से नहीं चलती हैं, ये अपनी इच्छा से अनुसार काम करती है, जहां जब जरूरत होती है ये अपने काम में लग जाती हैं, इसीलिए इनको हम इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब होता है मर्जी से, ये हमारी मर्जी से नहीं है, तो ये इनवॉलेंट्री जो है ये अपने हिसाब से काम करती है, इनके ऊपर हमारा कोई जोर नहीं है। ठीक है, और ये हमारे अंदर के अंगों में ज्यादातर प्रेजेंट होते हैं, हमारे अंदरूनी अंगों पर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको हम विसरल, क्योंकि विसरा का मतलब होता है अंग, जो इंटरनल अंग, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, विसराज, तो वहां पर प्रेजेंट होती है, इसलिए इनका नाम विसरल मसल भी है। अभी वो होती है सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, ये है हमारी स्पिंडल शेप में, मतलब जो हमारी बीच में से मोटी है, और इनके जो जो एंड होते हैं वो कैसे हैं? वो पॉइंटेड हैं। ठीक है, ये होते हैं पॉइंटेड, वो सिलेंड्रिकल थी, ये इनके एंड्स पॉइंटेड है, इनको हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। और ये जितने भी हमारे खोखले अंग होते हैं उनमें ये पाई जाती हैं। ठीक है, उनकी जो दीवारें होती हैं वो इन्हीं से ही बनती हैं, जैसे कि हमारा यूट्रस है, हमारा स्टमक है, हमारा ब्लैडर है ना, आंतों की जो दीवारें हैं, ये सारे हमारे जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं वहां पर पाई जाती हैं, हृदय को छोड़कर। हृदय भी हमारा खोखला ही है वैसे, लेकिन आप कहेंगे आप उसका नाम चल रही है, हम जो हृदय की जो मांसपेशी को अलग कैटेगरी में करके रखते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। अब इन मांसपेशियों में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनका केंद्रक एक ही है। पेशीय जो थी हमारी, स्केलेटल मसल्स जो थी हमारी, उनके अंदर बहुत सारे थे, लेकिन इनके अंदर एक ही होता है, और ये हमारी बिना इच्छा के ही चलती हैं। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं मैं बता चुकी हूँ आपको, हमारे ब्लैडर में, हमारे लीवर में, हमारे लंग्स में, किडनी में, ये हमारे ऐसे ऐसे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब जो है इसके बाद हमारा, हम थर्ड कैटेगरी देखेंगे, वो है हमारी कार्डियक मसल। ये बहुत ही स्पेशल तरह की मसल होती हैं जो कि सिर्फ हृदय में पाई जाती हैं, और ये भी हमारी इच्छा के बगैर काम करती हैं। जैसे आप देखते हैं ना, हृदय क्या हमारी मर्जी से धड़कता है? क्योंकि उसकी भी मांसपेशी सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, तो उसी वजह से हृदय हमारा काम कर रहा है, वो एक मोटर पंप बना हुआ है, लेकिन हमारी इच्छा के बगैर।
है ना, देखा है ना, आप तो चाहोगे कि मेरा दिल रुक जाए थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। और जब कभी रुक जाता है तो किसी रोग में ऐसा होता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये होती है हमारी हार्ट मसल्स, इनको हम मायोकार्डियम, मायो मतलब मसल, कार्डियम मतलब हृदय से है, तो मायोकार्डियम भी हम इन्हें बोलते हैं। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे हृदय वाली, हृदय की जो चार दीवारी होती हैं उनमें, उनकी दीवारों में प्रेजेंट होती हैं। अब ये भी ना स्ट्रिप्स वाली होती हैं, आप दिख रहे होगे पिक्चर में, इसमें भी रेखाएं नजर आती हैं, जेब्रा क्रॉसिंग जैसे दिखती है ना, एक सफेद रेखा, एक काली रेखा, सफेद रेखा, इसमें भी स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि हमारी पेशियों में, स्केलेटल मसल्स में था, ठीक है ना, इसमें वैसे ही ये स्ट्राइएशंस जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं। लेकिन इनमें जो दोनों में क्या अंतर होता है, उनमें ये होता है कि वो एक के ऊपर एक जैसे पैक्ड उसमें थी, आपस में उनका कोई भी जुड़ाव नहीं था। यहाँ पे ये ब्रांचेस में प्रेजेंट होती हैं, आप देख रहे होगे ना, एक जो पेशी जो है वो दूसरी पेशी से मिली हुई है, ठीक है, लेकिन इस यहाँ पर सबका एक ही सेल होता है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड थे। यहाँ पर जो आपस में जुड़ी हुई, ये जैसे पेड़ की शाखाएं होती है ना, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच से मिल जाती हैं जैसे, तो ये ब्रांचेस में ही होती हैं, इसमें भी लाइनें होती हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल सेल ही प्रेजेंट होता है। और इसी मांसपेशी के सिकुड़ने और फैलने की वजह से हमारे हृदय के अंदर गति होती है, और वो हमारे शरीर में पूरी तरह से जो है रक्त का प्रवाह करता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो रक्त का प्रवाह ही नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि वो तो एक पंप का काम करता है, वो प्रेशर के साथ जब सिकुड़ता है तो हृदय तेजी से बाहर जब निकलता है और पूरे शरीर में फिर वो गतिमान हो जाता है, और जब बाहर पूरे शरीर से भी इधर आता है तो वापस भी वो उसको भेजता है साफ होने के लिए, ठीक है ना। तो ये हमारा पंप का काम करता है, ये हमारा जो है कार्डियक मसल्स हैं, ठीक है। समझ गए होंगे इनके बारे में, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। आगे का हम ले लेते हैं, ठीक है, आगे का हम स्टार्ट कर दें, इसमें मुझे नहीं लगता कि ना समझने वाली बात होगी। तो अब हम थर्ड हमारा जो कंप्लीट हो गया है, फोर्थ हम जो ले रहे हैं न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू, हम इसको हम ले रहे हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे नर्व सेल्स, नर्व सेल्स मिलके हमारा नर्वस टिश्यू बना रहे हैं। सबसे जटिल टिश्यू हमारे शरीर में यही है, देखने में थोड़ी इसमें जटिलता होती है, ऐसा कोई काम वो नहीं है, मतलब इतना पेचीदा नहीं है, लेकिन बाकी उनके मुकाबले ये थोड़ा सा जटिल होता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, जो एक जगह से सूचना को लेकर दूसरी जगह की पे सूचना को भेजना, इंफॉर्मेशन का काम बेसिकली यहाँ पर हमारे होता है, ठीक है। ब्रेन से लेकर हमारे शरीर के अंगों को देना, या शरीर के अंगों से लेकर इंफॉर्मेशन को ब्रेन को देना, तो ये इसके काम होते हैं। और ये दो सेल्स इसके अंदर हम मान के चलते हैं, दो तरह के होते हैं, एक नर्व सेल होते हैं जो कि न्यूरॉन कहा जाता है, एक न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं, न्यूग्लायल सेल्स होते हैं। ये बेसिकली हमारे जो होते हैं ये ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं, न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन जो नर्व सेल्स होते हैं वो हमारे पूरे शरीर में आपको मिल ही जाते हैं, जो हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं, फंक्शनल यूनिट यही है बेसिकली हमारा, ठीक है। और न्यूरोग्लिया भी मदद करते हैं न्यूरॉन्स के काम में ही, ये भी इंफॉर्मेशन को ही बेसिकली पहुंचाते हैं, इनका भी काम वही है, पर बेसिकली ये एक्साइटेबल नहीं होते। नर्व सेल्स हमारे थोड़े से एक्साइटेबल होते हैं, हमारे जैसे हाथ पैर में मुझे किसी चींटी ने काटा तो एकदम तुरंत एक्साइट होके तुरंत इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे, लेकिन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे कोई एक्साइटमेंट वाली नहीं होती, तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन को लेने आने जाने का ही इनका जो है काम रहता है, ठीक है ना। ये कोई जो है मदद करते हैं, ये सिर्फ एक तरह से सपोर्टिव सेल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन्स की मदद करते हैं, इनको हम सपोर्टिव सेल के बारे में समझेंगे। बाकी जो न्यूरॉन्स जो काम मेन करते हैं वो करते हैं इंफॉर्मेशन लेके आने और जाने का, ओके। मैम सपोर्टिवली कैसे वर्क करते हैं, मतलब ये
एक्चुअली ये खुद कोई नर्व इम्पल्स क्रिएट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ उनका वो नहीं है, मतलब एक्साइटमेंट वाला नहीं है, लेकिन सपोर्ट करते हैं। अगर मान लो कोई इंफॉर्मेशन आई है तो ये उसको आगे न्यूरॉन्स को मदद करते हैं कि उस इंफॉर्मेशन को वो पास करे। खुद मतलब क्रिएट सच नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे नर्व सेल्स मैंने बताया ना, वहां पे एक्साइटमेंट शुरू होती है, ये सिर्फ एक सपोर्टिव सेल होती है। कोई नर्व इम्पल्स जो होती है वो जनरेट नहीं होती है, वो बनेगी नहीं, यहाँ पर पास कर देंगे कोई भी, लेकिन यहाँ से कोई नर्व इम्पल्स जो है जनरेट नहीं होती है। ठीक है, मैम ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हमारे नर्वस टिश्यू का क्या काम है? मुख्य रूप से इसका काम है हमारे जो बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करना, है ना। जैसे कि जो भी काम हमारे शरीर के हैं, मान लो अब मुझे पानी की प्यास लग रही है, तो मेरे जो है बॉडी के उस बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन जाएगी कि हाँ भाई अब इसका गला सूख रहा है, बोलते बोलते इसको पानी पी लेना चाहिए। ये एक तरह से एक्साइटमेंट, मतलब यहाँ पे मुझे इसको मैसेज मिला, वो न्यूरॉन्स जो है लेकर जाएंगे वहां पे, आगे न्यूरोग्लिया उनकी हेल्प करेंगे आगे। तो ब्रेन के अंदर जो हलचल होगी, फिर वापस जो है इंफॉर्मेशन आएगी, और वो फिर हमारे मुझे कहेगी कि भैया हाथों तुम उठा के इसका ग्लास उठाओ और इसको पानी पिला दो, है ना। तो इस तरह से जो होता है, तो ये हमारे न्यूरोग्लियल तो सिर्फ सपोर्टिव सेल है। इंफॉर्मेशन का जो भी बेसिकली जो जनरेटेशन जो जनरेट होती है, जो कंडक्ट होती है, वो वहीं से ही होती है। तो इस तरह से इनके काम होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट इम्पल्स जनरेटिंग न्यूरॉन्स, है ना, जो कि न्यूरोग्लिया सेल्स का काम है कि जो इम्पल्स जहाँ पे जो जैसे बिजली का करंट, आपने खटका दबाया है ना, वहां पे बिजली ट्यूबलाइट जल गई, तो वो जो इम्पल्स जो जा रही थी तरंगे, ये एक तरह से उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो वो लेकिन वहां पे जनरेट मतलब स्टार्ट नहीं करते हैं। तो अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे न्यूरॉन सेल का बेसिकली। तो न्यूरॉन सेल जो हमारा नर्व सेल्स होता है, बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, ये हमारे कंडक्टिंग या एक्साइटेबल सेल है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडक्शन जो है, इम्पल्स कंडक्शन जो होती है वो बनती है या जनरेट होती है। यही एक्साइटमेंट शुरू करते हैं ताकि आगे कुछ काम हो जाए। प्राइमरी टाइप के ये सेल है, ब्रेन में और बॉडी के बीच में, इन्हीं के माध्यम से ही हमारी इंफॉर्मेशन जाती है। तो अलग अलग तरह के हमारे ये जो शेप्स के हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हम देखते हैं, इनकी जो न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो देखोगे, इनकी अब खुद की एक सेल बॉडी है, ठीक है। जैसे हमारे सेल में था, तो मेन रूप से एक सेल बॉडी थी, उसका न्यूक्लियस था, है ना, उसकी सेल मेम्ब्रेन थी। तो यहाँ पे सेल बॉडी होती है, जो कि आप येलो कलर की आप देख गए हो दिस पिक्चर में, दैट इज अ सेल बॉडी, ठीक है, जो न्यूरॉन की है। अब हम सिर्फ यहाँ पे न्यूरॉन के सेल के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। सोमा मतलब होता है बॉडी, तो सोमा, और ये हमारा पूरा सेल की बॉडी है, इर्रेगुलर शेप की है, जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरह से, ठीक है। और इसके जो बीच का जो होता है, यहाँ पर इसमें न्यूरॉन के जो है ना, ये सेल के बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो पर्पल कलर का आप देख रहे हो, ये सेल बॉडी है। सेल बॉडी के बीच में आवाज आ रही है सबको मेरी? हेलो, यस मैम। जी मैम आ रही है। कुछ डिस्टर्ब लगी अभी, मुझे ही लगी है सभी को? नहीं नहीं आपको ही लगी। अच्छा ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है हमारा सेल बॉडी का। तो ये हमारे सेल बॉडी के बीच में हो गया हमारा न्यूक्लियस, और इसकी भी जो कवरिंग होती है, लेयर होती है बाहर की, ये भी सेल मेम्ब्रेन हम इसे कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाहर लेकिन ये जैसे पेड़ की शाखाओं जैसे दिख रहे हैं, एक तरह की छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती हैं, ये यहाँ पे हमारे जो है इम्पल्स, जो मतलब जो नर्व का जो मैसेज होता है, जो इम्पल्स होता है, वहां पे इनका रोल होता है, वो हम अभी आगे देखते हैं। तो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन देखो यहाँ यहाँ पूरे में फैली पड़ी है, ये उसके प्रोसेसेस होते हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। ये एक आकार, वैसे गोल सा आकार नहीं है, लेकिन इस तरह से पूरे में ये फैली हुई होती हैं। और ये जो निकली हुई हैं ब्रांचेस टाइप की, ये होती है हमारी डेंड्राइट्स। और इन्हीं ब्रांचेस में एक बड़ी ब्रांच देख रहे होगे, एक बड़ी चौड़ी ब्रांच अलग से है, जैसे पेड़ की जो होता है तना, है ना, एक पेड़ का तना मोटा है, बाकी शाखाएं हैं, तो ये वो जो मुख्य रूप से होता है वो होता है एक्सॉन, ठीक है।
तो सेल बॉडी तो मेन थी हमारी, अब वहां से हमारी जो शाखाएं निकली हुई होती हैं अलग अलग, तो एक बड़ी शाखा जो निकली हुई होती है या सेल बॉडी के प्रोसेसेस जो होते हैं, ये बड़ी वाली जो निकली हुई होती है ये होती है एक्सॉन। क्या होती है? एक्सॉन। इसको हम इफरेंट प्रोसेस भी बोलते हैं, इफरेंट प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें एक तरह की केबल, एक तरह से जो है ये एक्सटेंशन निकली हुई है बड़ी सी जो होती है, जैसे एक तार सा लंबा सा निकल रहा हो, जो कि सेल बॉडी से निकलती है ना। और ये इसमें लंबी, सबसे लंबी यही होती है, और उसके बाद भी उसके जब एंड में वो छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, वो हमारे होते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, ये जो लंबाई जो इसकी एक्सॉन की होती है हम देख रहे हैं, है ना। ज्यादातर जो एक्सॉन होता है एक नर्व सेल में एक ही होता है, और ये बाकी जो 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 छोटी छोटी टहनियां थी डेंड्राइट से बड़ा होता है, लंबा होता है। ठीक है, और यहीं से ही जो इंफॉर्मेशन है, जो भी नर्व की इम्पल्स जो होती है, जो उसका जो कंडक्ट होता है, वो यहीं से ही आगे पास होता है। मतलब इंफॉर्मेशन को ये सेल बॉडी से लेके दूसरे सेल को पहुंचाने में एक्सॉन के माध्यम से ही जाती है। ओके, तो इसकी आप देख रहे होगे यहाँ पर इसकी कवरिंग भी होती है, इसकी कवरिंग है एक्सॉन के ऊपर, आप देख रहे हो ना, ये अलग से एक लेयर चढ़ी हुई है। इस लेयर को हम बोलते हैं, एक ये शीट होती है, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। ये इसकी कवरिंग कर रही है ताकि इंफॉर्मेशन अच्छे से जाए, ये मदद करती है इस इंफॉर्मेशन को एक जगह पे जाने में और सुचारू रूप से चलने में। यहाँ पे बीच में, और बीच बीच में वो शीट, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गैप के बाद होती है, तो वो यहाँ पर जो गैप होता है उसको हम नोड ऑफ रैनवियर भी कहते हैं। इस पिक्चर में आप देख रहे होगे जहाँ पे माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट है, वो है नोड ऑफ रैनवियर। ठीक है, चलिए, जी तो ये समझ गए ना। हाँ, तो ये जहां पर पॉइंट जो होता है जहां से एक्सॉन स्टार्ट हुआ है सेल बॉडी से, उस पॉइंट को हम एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। अ पॉइंट वेयर एक्सॉन अराइजेस फ्रॉम द सेल बॉडी इज टर्म्ड एज अ एक्सॉन हिलॉक। यहाँ से जहां से इसकी शुरुआत होती है, इस पॉइंट को हम एक्सॉन हिलक बोलते हैं, और जहां पे एक्सॉन हमारा खत्म होता है वहां पे फिर से थोड़ी छोटी छोटी टहनियों में होते हैं। और आप देख रहे हो ना, ये थोड़े से गोल से आकार के होते हैं, यहाँ पर एकदम पॉइंटेड नहीं है, बटन टाइप के हैं, मोटे से हैं, तो इनको साइनेप्टिक नॉब बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ से जो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन जो जाती है, वो इसको आगे पास होने में ये भी इनका भी बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं, कुछ केमिकल प्रेजेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब नर्व्स की जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट आगे करते हैं, तो वो केमिकल के रिलीज होने से आगे इंफॉर्मेशन जाती है। तो वो यहाँ पर हमारे साइनेप्टिक नॉब से यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, जो आगे के जो भी सेल होता है, न्यूरॉन होता है, या कोई भी टारगेट हमारा स्ट्रक्चर होता है, वहां जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारी एक्सॉन की जो सेल मेम्ब्रेन है, इसको यहाँ पर एक्सोलीमा या माइलिन शीट भी हम इसको कहते हैं, यहाँ पे अंदर जो हमारी इस तरह से है। तो एक्सॉन मैंने बताया, यहाँ पर हमने बात करी थी कि माइलिन शीट पे होती है, और माइलिन शीट जो होती है इसके भी कुछ जो जो सेल्स होते हैं वो स्क्वैन सेल से बनी हुई होती है, स्क्वैन सेल से बनी हुई होती है, और बीच बीच में जो गैप बताया था मैंने वो होते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, ओके, तो ये हमारे इसके बाहर भी फिर एक डबल शीट होती है, वहां पर हमारा जो एक्सॉन की जो हमारी न्यूरोलेमा करके हम इसको बोलेंगे कि वो हमारी लेयर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो स्क्वैन सेल्स होते हैं ना, वहां की भी जो लेयर होती है। एक बड़ी पिक्चर आएगी तो उसमें आप अच्छे से देख पाओगे। तो वहां पर जहां पर एरिया एक्सपोज्ड होता है, जहां पर ये लेयर नहीं होती है, हम पहले भी बात कर रहे हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर होते हैं वहां पर, विच असिस्ट द रैपिड ट्रांसमिशन, जो कि हमारे ट्रांसमिशन में बेसिकली ये मदद करती है।
और इसके बाद हमारे जो ऊपर के जो हमारे यहाँ पर ये जो ब्रांचेस निकली थी, ये तो मुख्य रूप से एक ब्रांच थी और उन ब्रांचेस को हम कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट सेल बॉडी से निकली हुई है, एक्सॉन भी सेल बॉडी से ही निकल रहा है, ये भी हमारी छोटी छोटी ब्रांचेस वहां से निकली हुई हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, हाईली ब्रांच प्रोसेसेस है, जो ये कोई भी इंफॉर्मेशन को ये कैरी करती है, सेल बॉडी की तरफ भेजती है, फिर सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ जाके फिर आगे या तो किसी न्यूरॉन में या किसी बॉडी पार्ट पर ये इंफॉर्मेशन इस तरह से एक सेल से दूसरे सेल, फिर आगे से दूसरे से तीसरे, एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी इम्पल्स होती है वो पास होती है। अब वो स्विच यहाँ पे करते हो एकदम से लाइट या पंखा चल जाता है ना, तो ये उससे भी तेजी से काम करती है, उससे भी बहुत फास्ट काम इसका होता है कि यहाँ पे वो करते हैं और दूसरी जगह पे तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दिखाया है, ये थोड़ा सा हमारा बहुत ही डिटेल में दिखाया है। अब ये जो नर्व जो हमारा है, न्यूरॉन सेल है, ठीक है, न्यूरॉन सेल जाके कहाँ मिलता है, दूसरे बॉडी पार्ट पे भी मिल सकता है, कहीं पर भी। तो आप देखोगे जहां पर भी उसका अटैचमेंट होता है, उस एरिया को इंफॉर्मेशन जहां पे ये इम्पल्स दिया जाता है, उस एरिया को हम बोलते हैं साइनेप्स। ये ठीक है, ये जो काम होता है ये साइनेप्स के माध्यम से होता है, जहां पे एक्सॉन और डेंड्राइड मिलते हैं। एक का एक्सॉन होता है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइड होता है, या कोई दूसरा बॉडी पार्ट होता है, तो एक एरिया होता है, लेकिन उनके बीच में गैप होता है, कोई भी टच नहीं करता। इंफॉर्मेशन न्यूरोट्रांसमीटर जो बताया था ना, हमारे एक्सॉन के साइनेप्टिक नॉब्स थे, वहां पर हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल प्रेजेंट होते हैं, वो इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं उस एरिया को जहां पर एक्सॉन और डेंड्राइट मीट करता है, वो हमारा होता है साइनेप्स। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो, ये शायद एक जो है बॉडी पार्ट का ये दिखा रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये जो है दिख रहा है कि टच हो रहा है, लाइट पार्ट आपको दिख रहा है ना, और नीचे का डार्क पार्ट है, एक्सॉन आप कह सकते हो, ये डेंड्राइट है, तो ये हमारा साइनेप्स हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा साइनेप्स। ये आगे किसी और बॉडी का उसके आ रहा है, यहाँ पे ये एक इंफॉर्मेशन जो कर रहे हैं। तो इस तरह से ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है कि कहाँ की इंफॉर्मेशन यूं एक से दूसरे, दूसरे को तीसरे पे ये पहुंच रही होती है। और सेल बॉडी के अंदर आप देख रहे हो, इसका खुद का न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे भी राइजोसोम्स हैं, गोल्गी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यहाँ पे अंदर वो ही सब कुछ चल रहा है, बाकी भी इसके इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। और ये हमारा एक्सॉन आ रहा है, जहां से एक्सॉन निकला इसको हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं। इसकी खुद की आप कवरिंग देखो कितने अच्छे से, ब्यूटीफुली प्रेजेंट देयर, जो हमारे स्क्वान सेल से बनी हुई होती है, जिसको हम माइलिन शीथ यहाँ पर कह रहे हैं। माइलिन शीथ हमारे स्क्वान सेल से बनी हुई होती है, यहाँ पर आप देख रहे हो। और बीच बीच में जो ये शीट जहां नहीं प्रेजेंट होती, वो नोड ऑफ रेनवियर होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन को ही बेसिकली फास्ट पहुंचाने में ही यहाँ पर भी इनका काम होता है। ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन नहीं जाती, अंदर अंदर से ही जा रही है। और हमारा एंड ऑफ द एक्सॉन वो है, आप देख रहे हो यहाँ पर हमारे ये साइनेप्टिक नॉब्स होते हैं, यहाँ पर ये जो एक उसमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे हमारे ये जो आपको येलो कलर के अंदर जो ग्रीन कलर की, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स अंदर होते हैं, इंफॉर्मेशन के टाइम पे रिलीज होते हैं और दूसरे पार्ट पे ये जाते हैं। तो इस तरह से जो है इनकी फंक्शनिंग होती है, एक न्यूरॉन से, एक नर्व सेल से अलग उस पे जाते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स की। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या आते हैं, हमारे सपोर्टिंग सेल्स से। इनके अंदर कोई भी इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती है, ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं। यहाँ वहां पर जो क्रिएट नहीं होती कोई भी इम्पल्स, वहां पे तो एक्साइटेबिलिटी से क्रिएट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कोई क्रिएट नहीं होती है, सिर्फ सिंपल पास होके चली जाती है। ठीक है, तो ये हेल्पर सेल्स होते हैं और ये न्यूरॉन के चारों ओर से घिरे रहते हैं। सिर्फ ये न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको खाना पीना देते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया, कोई बाहर का कोई ऐसा फॉरेन एलिमेंट हो जाए, ये उसको खाने में, उनको मारने में मदद करेंगे, वहां पे फ्लो ब्लड का सुचारू रूप से चलता रहे, है ना। और ये माइलिन शीट को वहां पर उसकी प्रोडक्शन में, ये इनका काम जो है सपोर्टिंग सेल की तरह होता है। इंडक्शन को ही नहीं बस ये पास करते, बाकी न्यूरॉन्स को
मदद करते हैं कि वो काम उनका रुके नहीं, वो जो मैसेज पहुंचाते रहे, वहां उसको मैसेज पहुंचाने में जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो ये करते रहते हैं। तो ये हमारे थे नर्वस टिश्यू। तो आज ये हमारे यहाँ पर इसका हमने दोनों टिश्यूज का और सारे ही टिश्यूज का पढ़ लिया। अगर किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है पूछे, नहीं तो मैं एक स्लाइड और लेके इसको पूरा आपको एक बार दोबारा से रिवीजन करती हूँ। किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन? मैम थोड़ा सा आप उसका एक बार बता सकते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर का और रिसेप्टर का एक बार और? जी जी, एक्चुअली ना जब हम नर्वस टिश्यू भी अभी पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ एक टिश्यू के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो वहां पर हम बहुत अभी विस्तार में पढ़ने वाले हैं जब हम नर्वस टिश्यू की बात करेंगे। पर मैं अभी एक बार से ये स्लाइड शेयर करती हूँ, इसके माध्यम से शायद आप अभी समझाएंगे। मैं इसको दोबारा से लेती हूँ, थोड़ा सा फास्ट लूंगी क्योंकि समय को देखते हुए, ठीक है? इसमें शायद आप समझेंगे, नहीं तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। तो हमने ऊतकों के बारे में पढ़ा था कि ऊतक क्या थे, जो हमारे कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, कि जो एक जैसे दिखने वाली कोशिकाएं होती हैं, एक जैसा काम करने वाली कोशिकाएं होती है, वो ऊतक होती हैं। 4 तरह के थे, जिनको हम उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू, तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। तो हमने देखा था एपिथेलियल टिश्यू बेसिकली लाइनिंग का काम करते हैं, उससे हमारी प्रोटेक्शन होती है। कोई भी जगह होती है उसकी जो 4 दीवारी बनने में काम करते हैं, कि 4 दीवारी की मतलब एक तरह से उसकी प्रोटेक्शन, जैसे कि आप उसके ऊपर सफेदी की परत चढ़ा देते हो, आप इस तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, या हमारी बॉडी के भी आउटसाइड है, या जो भी कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ऑर्गन है, वहां पे इनकी प्रेजेंस होती है, जिससे कि हमारे बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। वहां से इनका जो है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन का भी काम होता है, कुछ स्रावित जो होना होता है सीक्रेशंस का और एक्सक्रीशन का, ये सारे काम हमारे एपिथेलियल टिश्यू से होते हैं। तो बेसिकली ये लाइनिंग होती है। तो ये अलग अलग आकार के नाम से इनके जो है अलग अलग जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं। और इसमें एक सिंगल लेयर का होता है जो कि हम सिंपल एपिथेलियल बोलते हैं, और एक मल्टीपल लेयर का होता है जिसको हम स्ट्रेटिफाइड बोलते हैं। तो सिंपल एपिथेलियल में हमने देखा था एक चपटे आकार की होती हैं, या क्यूब शेप की होती हैं, या कॉलम से आकार की होती हैं। कॉलम पे ही किसी पे बाल या सीलिया लगे हुए होते हैं, कुछ ग्लैंडुलर इसमें होती है। हमने कल पढ़ा था तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, जो कि हमें लगता है कि बहुत सारे मल्टीपल लेयर है, लेकिन असली में वो सिंगल लेयर की ही होती है। कंपाउंड में मल्टीपल लेयर की होती है। अलग अलग शेप के हिसाब से भी इनका अलग अलग है। कल हमने बहुत ही विस्तार से इनको किया था। आगे देखते हैं अब हम कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्शन, मतलब बॉडी में कहीं भी किसी भी ऑर्गन में एक दूसरे के अंग के साथ या किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के साथ जो कनेक्टिविटी जो बनाए रखते हैं, वो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सबसे ज्यादा जो ये प्रेजेंट रहते हैं हमारे शरीर में, एक कोशिका को दूसरे कोशिका के साथ जो कोई भी कहीं पर भी ना कोई भी खाली जगह होती है, वहां ना कहीं किसी रूप में ये प्रेजेंट ही होते हैं। जो उनके बीच में जो भी मटेरियल होता है, मैट्रिक्स के रूप में है, कहीं पे रेशे के रूप में है। तो कई अलग अलग जगह पे इनका अलग अलग जो है काम रहता है। तो हमारे एरियोलर टिश्यू होते हैं, जैसे कि हम रेशे के धागे की तरह मान के चलेंगे। एडिपोज टिश्यू जो फैट वाले लेयर जो हमारे होते हैं। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, येलो इलास्टिक, कल हमने भी के बारे में पढ़ा था कि अलग अलग जैसे कि हमारे जो उनकी कवरिंग में उसमें वहां पर ये भी हमारे प्रेजेंट होते हैं, जो इलास्टिसिटी जब प्रदान करनी होती है वहां होते हैं। रेटिकुलर जाल की तरह एक चीज को जब जकड़ के रखना हो। हेमोपोइटिक, हमारे ब्लड के जो भी हमारे सेल्स जो आते हैं वो हमारे इसमें ही आते हैं, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हो, व्हाइट ब्लड सेल्स हो, या हमारे प्लेट सेल्स हो, वो हमारे रक्त उत्पादक ऊतक में आते हैं। कार्टिलेज में भी हमने बात करी थी, जो बोन की तरह हार्ड होते हैं लेकिन इनमें इलास्टिसिटी बहुत होती है। ये ज्यादातर बोन के आसपास पाए जाते हैं, बोन की प्रोटेक्शन के लिए भी, और ये कनेक्टिविटी भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं हमारे जॉइंट्स को। फिर हमने बोन टिश्यू की बात करी थी, तो बोन टिश्यू में हमारी बोन की, टेंडन की, हमारे लिगामेंट्स की भी बात हुई थी कि वो वहां पे हमारे बॉडी में सपोर्टिव कनेक्टिविटी बनाने के लिए रहते हैं। फिर हमने लिम्फ की बात करी थी। लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं जो कि हमारे लिम्फ को मैन्युफैक्चरिंग में मदद करते हैं, जो कि हमारा इम्यूनिटी में रोल करते हैं। यहाँ पर एक और हमने देखा है म्यूकॉइड टिश्यू। म्यूकॉइड टिश्यू जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर्स होती हैं,
यूजुअली ये वहां पर प्रेजेंट होते हैं कि जो हमारे शरीर में अंदर म्यूकस क्रिएट करती हैं। तो जहां पर जो जेल टाइप का स्ट्रक्चर है, ये लुब्रिकेशन जो देनी होती है, वहां पर ये म्यूकस सिक्रीशन का काम करते हैं। ये अब भी हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। आज हमने देखा था मस्कुलर टिश्यू के बारे में, तो मस्कुलर टिश्यू में भी हमने देखा था कि मसल सेल्स के बारे में बनते हैं। मसल्स का ही काम होता है कि सिकुड़ना और फैलना, ये उनका गुण होता है, जिससे कि उनके अंदर वो होता है कि जैसी भी वो जिस भी शेप्स में वो बड़ी हो जाती हैं, वापस अपनी उसी शेप में आते हैं। तो उसको हम इलास्टिसिटी या लचीलापन बोलते हैं। उत्तेजना भी उनमें होती है और चालकता भी होती है, जिससे कि उनका फैलने और सिकुड़ने का काम होता है। इनके अंदर जो थे ये कोशिकाएं, हमने अभी देखा था कि 3 प्रकार की होती है, लेकिन बहुत ही पास पास होती है। यहाँ पर मनुष्य के शरीर में 40% बताया है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था 40 से 50% तक लगभग हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो वजन के अकॉर्डिंगली हमारी मांसपेशियां इतनी प्रेजेंट होती हैं, और 600 प्लस मैंने मांसपेशी बताई थी। ये ज्यादातर हमारी जो मांसपेशियां स्केलेटल की ही हम बात करते हैं। 400 इसमें पेशियां हैं, 600 हमारी जो ये मांसपेशियां बताई हैं, और 400 हमारी स्केलेटल मसल्स हैं। स्केलेटल मसल्स खाली जो हमारी हड्डियों के साथ जुड़ी हुई हैं, और हमारे सबसे ज्यादा जो स्केलेटल मसल्स जो होती है, जो पेशिया रेखियां होती है, वो हमारी पीठ में है। सबसे मैक्सिमम लगभग 180 हमारी पीठ में ही पाई जाती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की होती है, हमने देखा था हमारी स्केलेटन, हमारी स्ट्राइटेड और हमारी कार्डियक मसल्स। जो हमारी स्केलेटल मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं, या हम स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि वो हमारी इच्छा से काम करती हैं। उनके अंदर रेखाएं प्रेजेंट होती हैं, स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती है, इसलिए उनको स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं, रेखित पेशी भी कहते हैं, और उनको कंकालीय पेशी या स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। बंडल्स में होती हैं, आप देख रहे हो सिलेंड्रिकल शेप के इनके सेल्स होते हैं, मल्टीपल न्यूक्लियस के होते हैं, और ये हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। आगे है टेंडन। ये बेसिकली हमारे, हमने उसको कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ लिया था, लेकिन टेंडन कोई भी मांसपेशी हमारे हड्डी से डायरेक्ट नहीं जुड़ी हुई होती। किससे जुड़ी हुई होती है? टेंडन के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। डायरेक्ट कोई भी मांसपेशी नहीं जुड़ी होती, जो कि टेंडन क्या हो गया, वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो मांसपेशी जो हड्डी से जुड़ने में हमारे टेंडन से इसका काम करते हैं, और टेंडन में भी बहुत कड़ापन होता है। मांसपेशी हमारी थोड़ी सी जो होती है लचीली होती हैं, और मूवमेंट में मदद हमारे टेंडन्स के माध्यम से ही होता है। कई बार आप बिना वार्म अप के बहुत ज्यादा कुछ शरीर को अगर ऐसा अभ्यास कर लेते हो, कई बार आपने देखा होगा ना कि कहते हैं कि टेंडन रप्चर हो गया है ना, उसके जो फाइबर्स टूट जाते हैं, लेकिन फिर रेस्ट करते हो, वापस ध्यान रखते हो तो गेन भी हो जाते हैं, रिपेयरिंग हो जाती है। तो बिना वार्म अप के बहुत ज्यादा एक्सरसाइज जो आप करते हो वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई ने कभी उसकी मांसपेशियां लचीली नहीं बनी हुई है, तो उनको पहले हमें धीरे धीरे उस मोड में डालना होता है। ठीक है ना, क्योंकि इनका जो है सिकुड़ना और फैलना काम जो हमारी स्केलेटल मसल्स का ही होता है। फिर हमने देखा था इनवॉलंटरी मसल्स जो थी हमारी, वो इच्छा के बगैर होती हैं। वो अंदर के जो अंग होते हैं हमारे, वहां पे प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे लाइंस नहीं प्रेजेंट होती, रेखा नहीं प्रेजेंट होती, इसलिए वो चिकनी मांसपेशी हमारी होती है। ये हमारे अधीन नहीं होती, ये अपने आप ही हमारे शरीर का जो काम इनको बटा हुआ होता है करती रहती हैं। और ये स्पिंडल शेप की होती है, मतलब बीच में से चौड़ी है। इसके जो एंड होते हैं पॉइंटेड होते हैं। विस्ट्रल मसल्स भी इनको कहते हैं, स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स भी हम इनको कहते हैं। इसके अंदर सिंगल सेल ही प्रेजेंट होता है, और ये जैसे हमारे पेट के अंदर या हमारी जो खाने की नली है ना, जैसे केंचुआ मूव करता है ना, इस तरह की गति इनके अंदर होती है। फिर हमारी है कार्डियक मसल्स, जो कि हमारे हृदय में उपस्थित होती है, और निरंतर बिना थके बिना रुके निरंतर ये काम करती रहती है। इनको अलग ही श्रेणी में इसलिए रखा गया है, और ये इनके अंदर भी स्केलेटल मसल्स की तरह जो है रेखाएं प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये ब्रांचेस में होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जैसे स्केलेटल मसल्स इस पिक्चर में आप देख रहे होगे, ये बंडल में जैसे लकड़ी के तने होते ना, एक के ऊपर एक ऐसे रखा, आपस में उनका कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन इसमें आपस में जो है ये ब्रांचेस होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पर इनके सेल्स में भी लेकिन सिंगल सेल ही होता है। लाइंस प्रेजेंट होती हैं, पट्टियां प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये हमारी
मर्जी के बगैर हमारे मृत्यु तक बिना थके बिना रुके निरंतर काम करती रहती हैं। फिर हमने बात करी नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का क्या काम है? इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह को लेना। आपके मोबाइल का जो काम है ना, यहाँ पे फोन मिलाते हो, दूसरी जगह पे चल जाती है, तो फोन आपका इस तरह से काम करता है, इंफॉर्मेशन को यहाँ से वहां देता है। ये किससे बनता है? हमारे नर्व सेल से बनता है। नर्व सेल को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन। हमारे शरीर में सबसे जो लंबा सेल होता है वो न्यूरॉन ही होता है, और ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो लाइफ होती है वो हमारी मृत्यु तक ही होती है। मतलब जितने नर्व सेल्स आपको मिल गए हैं ना, जितने मिले हुए हैं, वो आपकी मृत्यु तक उतने रहेंगे। ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। मतलब एक के जैसे ब्लड के होते हैं, थोड़े दिन के बाद पुराना हो गया, नया बन गया, लेकिन जो ये आपको मिला हुआ है ये आपका मृत्यु परांत इतने ही रहते हैं। इसीलिए अगर हमें कोई भी ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए बहुत होते हैं, क्योंकि अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दे डोंट रेप्लिकेट, दे डोंट रिप्रोड्यूस। ओके, तो इनके अगर कोई ऐसी हमें जो साइकोलॉजिकल या हमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है, जो हमारा ब्रेन डिसऑर्डर्स होता है, न्यूरॉन डिसऑर्डर, नर्वस डिसऑर्डर होता है, तो उसमें हम लोग बहुत इसको करते हैं। योग के माध्यम से हम इनकी कोशिश करते हैं जो बचे हुए सेल्स की एक्टिविटी इंप्रूव रहे और ज्यादा डिटोरेट ना हो। तो न्यूरॉन हमारा सबसे शरीर में लंबा सेल है। ये 90 सेंटीमीटर तक भी हो सकते हैं, मतलब 1 मीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है। छोटे भी होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, मतलब ये लॉन्गेस्ट की बता दी है, छोटे छोटे भी होते हैं। अब ये कई तरह के न्यूरॉन हमने देखे थे, यहाँ पर इसमें देख रहे होगे, लेकिन इनकी एक सेल बॉडी होती है और एक एक्सॉन होता है, ठीक है, और डेंड्राइट्स जो हमारे सेल बॉडी से निकलते हैं। अब इनके विभिन्न विभिन्न आकार के रूप में हम इनको देखते हैं। तो यूनिपोलर में हमारा एक एक्सॉन हुआ है और उसमें लेकिन डेंड्राइट नहीं है, ठीक है। बाइपोलर में जो होता है सेल बॉडी बीच में आ जाती है, तो एक्सॉन होता तो एक ही है और डेंड्राइट होते हैं। ये अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं, तो तभी इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। मल्टीपल न्यूरॉन में जो हमारे होते हैं बहुत सारे डेंड्राइट्स हो सकते हैं और एक्सॉन एक ही होता है। ए पोलर में ना हमारा एक्सॉन होता ना डेंड्राइड होता। मल्टीपोलर में आप देख रहे हो जैसे कि एक्सॉन जो है ना बहुत ज्यादा, इसमें हमारे डेंड्राइट्स हो जाते हैं। स्यूडो जो है उसमें हमारा ऐसा लगता है, लेकिन ना इसका एक्सॉन है ना डेंड्राइड है। तो ये अलग अलग तरह के न्यूरॉन हमारे जहाँ पे जैसा उसका काम होता है। नॉर्मली हमारा ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिसकी एक सेल बॉडी है, सेल बॉडी से कुछ ब्रांचेस निकल रहे हैं जिनको हम डेंड्राइट बोलते हैं, और एक बहुत बड़ी ब्रांच जो निकलती है मुख्य रूप से वो जो होती है एक्सॉन होती है। तो डेंड्राइट जो है इम्पल्स को लेती है, सेल बॉडी को पहुंचाती है, और फिर वहां से एक्सॉन से दूसरे बॉडी सेल्स पे जाता है। और एक्सॉन के जो एंड्स होते हैं वो उनकी टर्मिनल ब्रांचेस को हम साइनॉप्टिक नॉब्स भी बोलते हैं। साइनॉप्टिक नॉब्स में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो उस इंफॉर्मेशन को उन केमिकल के माध्यम से दूसरी जगह पे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो नर्व इम्पल्स जो होती है वो सेल बॉडी से एक्सॉन ही दूर लेके जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे जो एक्सॉन की कवरिंग हो रही है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो उसकी कवरिंग को हम माइलिन शीट बोलते हैं। वहां पे भी उसकी देखो डबल लेयरिंग जो हो रही है, न्यूरोलीमा है, ये एक्सॉन बीच में से जा रहा है, और उसके अंदर जो ये डॉट्स डॉट्स जो हो रहे हैं स्क्वान सेल्स करके हमने पहले उसमें देखा था, और जहां से एक्सॉन निकलता है उसको हम एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक्सॉन भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। एक पे शीट प्रेजेंट होती है, एक पे शीट नहीं भी प्रेजेंट होती, तो वो हमारे भी अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो जो माइलिन शीट वाले प्रेजेंट होते हैं ये हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये हमारे प्रेजेंट होते हैं हमारी नर्व्स में, और बिना शीट वाले प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में, ठीक है। ये हमारे ब्रेन में या नर्वस स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। माइलिन शीट वाले जो होते हैं ये यूजुअली हमारी जो नर्व्स होती हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर हमने देखा था, पहले पढ़ा था, जो हमारे श्वान सेल्स होते हैं जिसकी वजह से यहाँ वो एक व्हाइट कलर के होते हैं। तो यहाँ पर जो है माइलिन शीट का, इसमें तो रेड दिखाया, वैसे व्हाइट कलर का ही होता है। उसकी कवरिंग भी हमने देखी थी, न्यूरोलीमा जिसे कहते हैं।
ठीक है ना। और ये टुकड़ों में होती है, देखो बीच में गैप होता है ना, जिस जहां पर हमारी माइलिन शीट नहीं प्रेजेंट होती उसको हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर। यहाँ पे जो नर्व इम्पल्स होती है वो एकदम से जंप उसमें जाती तो है, लेकिन जंपिंग टाइप में चली जाती है, तो बहुत फास्ट ये काम करती है। ये जो शीट होती है एक तरह से प्रोटेक्शन करती है हमारी, किसका, एक्सॉन का, कि यहाँ से कोई भी जो भी है लीकेज ना हो, आयंस की स्पेशली। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। डेंड्राइट जो है अलग अलग शेप के होते हैं, एक से ज्यादा की संख्या हो सकती है। इनके अंदर जो है एक काम होता है कि इम्पल्स को लेना और सेल बॉडी को पहुंचाना। एक्सॉन के अंतिम सिरे पर हमारे ये वाली जो ब्रांच प्रेजेंट होती है, ये आप देख रहे हो ना, ये बल्ब टाइप है ना, इसको हम बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब्स। अंतिम सिरे पर होती है, बहुत सारे होते हैं। ये इम्पल्स को आगे दूसरे जो अगला जो सेल होता है, नर्व सेल, उसके डेंड्राइट्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ पर हमने बात करी, अच्छा इस पिक्चर में नहीं है, इसी साइनेप्टिक नॉब्स में हमारे केमिकल प्रेजेंट होते हैं। वो केमिकल्स क्या होते हैं, वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है जो इस नर्व इम्पल्स को आगे ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो गैप होता है हर किसी के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन आगे जाती है वो इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से जाती है। जो न्यूरॉन की जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर रहे हैं, इन्हीं केमिकल के माध्यम से जाती है, जो कि हर न्यूरॉन सेल में प्रेजेंट होता है, जो कि उस इंफॉर्मेशन को आगे लेके जाता है। ठीक है, इन पिक्चर्स में और ज्यादा डीप में नहीं है। तो अभी किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। जो पूछ रहे थे, न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली हमारे इन साइनेप्टिक नर्व्स में ही प्रेजेंट से की इंफॉर्मेशन जो है हमारी आगे जाती है। अभी टिश्यूज हमारे आज कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हाँ पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। जी मैम, एक 2-3 क्वेश्चंस थे मेरे इसमें रिगार्डिंग न्यूरॉन्स का।